वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है खुशी, जिसमें विजय देवरकोंडा और समंता मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। इस मूवी का ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। अब मूवी के बारे में बात करें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। मतलब अच्छी है भी नहीं कह सकता और बुरी भी है भी नहीं कह सकता। फर्स्ट हाफ तक फुल ऑफ कॉमेडी है, मस्त लगे कॉमेडी सीन्स, और सेकेंड हाफ फैमिली ड्रामा चलता है। फर्स्ट हाफ का सेकेंड हाफ का कोई भी लिंक ही नहीं है इसकी जात का। सिंपल स्टोरी लाइन ये है कि हीरो की फैमिली नास्तिक होते हैं, मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन हीरोइन की फैमिली एक प्योर ब्राह्मण लोग होते हैं, हर एक पूजा पाठ करते हैं, हर एक रिचुअल को मानते हैं। तो ऐसे गंभीर सिचुएशन में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, शादी भी हो जाती है। हीरोइन का फादर कहने लगता है कि तुम्हारी शादी सफल नहीं होगी। तो इनकी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात पेश आए, इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। क्लाइमैक्स में भाई साहब डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, फुल ऑफ जस्टिफाई किया मूवी को। मतलब क्लाइमैक्स में ऑडियंस इसी का इंतजार करते रहते हैं कि किसकी फैमिली जीतेगी, या हीरो की या तो फिर हीरोइन की। लेकिन डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से इस मूवी का एंडिंग कर दिया। दैट इज वेरी काबिल तारीफ। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो कंट्रोवर्सी में चली जाती है मूवी। खैर बाकी आप मूवी देखकर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही लिनिन नाम का एक बंदा जो साइंस में बिलीव करता है, वो किसी कॉलेज जाकर सारे स्टूडेंट्स के सामने यही बात करने लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में हर चीज पर अंधविश्वास छाया हुआ है। शादी करो तो मुहूर्त देकर करो, बच्चा पैदा करो तो मुहूर्त देकर पैदा करो, नई दुकान खोलो तो मुहूर्त देकर स्टार्ट करो। ये सब कुछ अंधविश्वास की बातें हैं। साइंस इज द प्योर ट्रुथ। तो इस तरह से लेनिन भगवान के टोटली खिलाफ होता है। दूसरे सीन में लेनिन की बीवी को दिखाया जाता है जो लैपटॉप में किसी मूवी को ऑन करके मूवी के स्टार्टिंग में जो भगवान की फोटो दिखाते हैं ना, उसे देखकर पूजा पाठ करने लगती है, क्योंकि लेनिन अपने घर के मेंबर्स को भी मना कर चुका होता है कि कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा। उसके बाद हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है विप्लव, जो लेनिन का छोटा बेटा है। लेनिन का बड़ा बेटा यूएस में जाकर वहाँ की गोरी मेम से शादी कर आया। खैर अब लेनिन अपने घर में इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लेनिन की बीवी चोरी चुपके सारे रिचुअल्स करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, भगवान को मानती है। विप्लव भी नास्तिक ही होता है। उसके बाद विप्लव बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन में जॉब हासिल करने के लिए इंटरव्यू पर जाता है। इंटरव्यू करने वाली बंदी का नाम होता है जोया। विप्लव से कहने लगती है, अरे यार तुम तो बहुत लकी हो, तुमको तो हैदराबाद में ही पोस्टिंग मिली। विप्लव कहने लगता है, अरे मैडम क्या हैदराबाद, बचपन से वही घिसी पिटी गलियां देख रहा हूँ, किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग करिए ना। इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो इसी ऑफिस में रिसेंटली एक बंदे की नई नई शादी हुई होती है। इस बंदे को कश्मीर में पोस्टिंग होती है। तो विप्लव इस नए दूल्हे को हैदराबाद में ही रखकर इसकी पोस्टिंग ले लेता है। मतलब ये कश्मीर जाने का डिसाइड कर लेता है। जब से इसने रोजा मूवी देखी तब से कश्मीर देखने की इच्छा थी। तो फाइनली विप्लव कश्मीर पहुंच ही जाता है, और वो भी ट्रेन के ड्राइवर के बगल में बैठकर व्यू अच्छा दिखने के लिए। कश्मीर में इसको प्रीतो बार नाम का एक बंदा रिसीव कर लेता है। खैर कश्मीर में कदम रखते ही विप्लव बहुत खुश होने लगता है। जैसा इसने मूवी में देखा उसी तरह के बर्फ है, पहाड़ है, वादियां है। वाह, इसका जन्म धन्य हो गया। तभी इनके गाड़ी के सामने कुछ बॉम्ब्स फूटने लगते हैं। अचानक से मिलिट्री वाले फायरिंग भी करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती रहती है। इस फायरिंग बम ब्लास्ट को देखकर विप्लव और प्रीतो बहुत डर जाते हैं। प्रीतो तो कहने लगता है कि सर ये तो यहाँ पर कॉमन है। रात होने के बाद फाइनली विप्लव अपने क्वार्टर्स पर आ जाता है, जो सच में बहुत ही दूर और बहुत ही छोटा सा होता है। खैर सुबह होने के बाद जब विप्लव बाथरूम में जाता है तो वो बाथरूम बहुत ही गंदा होता है। विप्लव फटाफट से प्रीतो के पास आकर इसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्रीतो मैं उस बाथरूम में हग नहीं सकता, मुझे कंफर्टेबल चाहिए, किसी होटल में चलते हैं ना। प्रीतो कहने लगता है कि सर यहाँ पर होटल्स अवेलेबल नहीं है, और वैसे आपको कंफर्टेबल चाहिए ना, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कंफर्ट जगह पर। इस तरह से विप्लव और प्रीतो पहाड़ी के पास जाते हैं हगने के लिए। हगते समय प्रीतो विप्लव से कहने लगता है कि सर फटाफट से काम कर दीजिए वरना दोबारा मिलिट्री आएगी। उसके बाद जब विप्लव धोने के लिए बोतल लेता है वो पानी तो बर्फ बन चुका होता है, लेकिन प्रीतो बार ने ऑलरेडी गर्म पानी लाया होता है। उस गर्म पानी में इस बोतल को सेक कर वो उस बर्फ को पानी बना देता है। खैर फ्रेशअप वगैरह होने के बाद ये दोनों थोड़ा बाहर आते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, लेकिन सारे के सारे दुकानें बंद पड़े होते हैं क्योंकि आज कर्फ्यू है, कल वॉर चला था ना। विप्लव प्रीतो से पूछने लगता है कि अब खाने का इंतजाम कैसे करे। प्रीतो कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सर, घर घर जाकर थोड़ा खाना मांगना पड़ेगा। इस तरह से विप्लव को कश्मीर लैंग्वेज में एक वर्ड सिखाने लगता है। सो बेचारा विप्लव घर घर जाकर वही वर्ड को दोहराने लगता है, अरे माँ जी घर में कुछ है तो खाने के लिए दे दीजिए। तो लकीली विप्लव को एक एप्पल मिल जाता है।
उसके बाद विप्लव और थोड़ा आगे जाकर यही वर्ड को दोहराने लगता है तो उस घर वाली औरत भी इसको एप्पल देने लगती है। इस तरह से 3-4 एप्पल मिल ही जाते हैं। आगे जाकर कुछ एप्पल्स कुछ बच्चों को देने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चे एप्पल्स लेते ही नहीं। आगे जाकर दोबारा किसी घर से कुछ खाना मांगने लगता है तो वो औरत भी इसको एप्पल देने लगती है। विप्लव बहुत गुस्से में उस औरत से कहने लगता है, अरे क्या एप्पल दे रहे हो, मैं हैदराबाद से आया हूँ, कोई इडली सांभर है तो दे दो, ये एप्पल नहीं चलेगा। लेकिन वो औरत विप्लव की बातों को गलत मानकर इसको झाड़ू से मारने लगती है, वहाँ से भगा देती है। एट द सेम टाइम जोया विप्लव को कॉल करके ये कहने लगती है, अरे विप्लव अभी मैं बाजार आई एप्पल खरीदने के लिए, बहुत ही महंगे है यहाँ पर, तुम्हारी याद आई, वहाँ तो एप्पल्स तुमको फ्री मिलते होंगे ना। विप्लव कहने लगता है, अरे मैडम क्या कश्मीर है ये, घटिया कश्मीर, प्लीज मैडम मुझे वापस बुलवा लीजिए, मुझे अपने हैदराबाद में ही रहना है। लेकिन जोया जानबूझकर विप्लव का फोन काट देती है। खैर उसके बाद विप्लव और प्रीतो बस ऐसे ही बोट के जरिए से सवारी करते रहते हैं। उसी नदी में विप्लव को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है, इसका नाम होता है आरा। आरा को देखते ही फ्लैट हो जाता है हमारा बंदा और आरा भी विप्लव को ऑब्जर्व करती है। अपने फ्रेंड दीपू से कहने लगती है, वो देखो वो लड़का हमें ही घूर रहा है, चलो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। इस तरह से आरा और दीपू फटाफट से यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन विप्लव अपनी बोट के जरिए से इन दोनों को फॉलो करने लगता है। फाइनली इन दोनों को कैच भी कर लेता है। और यहाँ पर भाई साहब सच में विप्लव की बातें बहुत ही फनी होती है, आधा हिंदी, आधा तेलुगु, आधा इंग्लिश। अब आरा और दीपू बुर्का पहने होते हैं। विप्लव से छुटकारा पाने के लिए दीपू विप्लव से एक झूठ कहने लगती है कि हम पाकिस्तानी है, आरा का भाई फिरोज खो गया, उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम बहुत बड़े टेररिस्ट है, हमसे पंगा मत लो, हमारे भाई तुमको काट डालेंगे। लेकिन फिर भी विप्लव आरा से ही बात करने की कोशिश करने लगता है। जाते जाते अपना आईडी कार्ड भी देता है, फोन नंबर। एक्चुअली आरा का पूरा नाम होता है आराध्या। उसके बाद आराध्या का एमडी आराध्या को कॉल करने लगता है, पूछने लगता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, 2 दिन के बाद क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ पर मर गए तुम। मतलब आराध्या और दीपू काकीनाडा के रहने वाले होते हैं, आंध्रा। खैर उसके बाद ये दोनों थोड़ा बाजार में जाकर एक बंदे से एक मंदिर का एड्रेस पूछने लगते हैं। वो बंदा तो एड्रेस बता देता है। उसके बाद वो बंदा दूसरे बंदे के पास आकर ये कहने लगता है कि भाई 2 लड़कियां बुर्का पहनकर मंदिर का एड्रेस पूछ रही थी, मुझे लगता है कि वो दोनों लड़कियां इंडियन इंटेलिजेंस से आए हैं, खुफिया एजेंट्स लगते हैं वो। अब उसी बाजार में विप्लव और प्रीतो भी आते हैं, बस ऐसे ही शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तभी इन दोनों को आराध्या और दीपू भी नजर आते हैं। अब इसी बाजार में विप्लव थोड़ा सा कांड कर देने की वजह से वो दूसरे बंदे होते हैं ना, वो लोग इनको मारने की कोशिश करने लगते हैं। विप्लव, आराध्या, दीपू, प्रीतो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली विप्लव उन सारे लोगों को मार पीट कर आराध्या और दीपू को उस टेम्पल के पास ले जाता है सेफली। यहाँ आने के बाद पूछने लगता है, अरे बेगम जी आप तो पाकिस्तानी मुस्लिम हो, मंदिर क्यों आए हो। दीपू कहने लगती है कि आरा का भाई फिरोज मिलने के लिए आरा हर एक भगवान को पूज रही है। उसके बाद आराध्या और दीपू मंदिर के पास जाकर बहुत ही लंबी पूजा करने लगते हैं। दोबारा विप्लव के पास आकर कहने लगते हैं, अच्छा थैंक यू, शुक्रिया, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे भाई को भी ढूंढना है। विप्लव कहने लगता है, अरे अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, आप दोनों हमारे साथ हमारे क्वार्टर्स में रहिए, मैं आपके भाई को ढूंढने में मदद करूंगा प्लीज। तो उसी तरह से आराध्या और दीपू विप्लव के घर जाते हैं। यहाँ आने के बाद आराध्या का एमडी दोबारा इसको कॉल करके प्रेजेंटेशन के बारे में पूछने लगता है। आराध्या उसी प्रेजेंटेशन को तैयार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद विप्लव आराध्या के लिए इसका मनपसंद खाना लाता है और वो है बीफ बिरयानी। ये नाम सुनते ही आराध्या शॉक में रह जाती है, फटाफट से उस खाने को साइड में फेंक कर बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगती है, क्योंकि आराध्या तो प्योर ब्राह्मण होती है, वेजिटेरियन। दीपू से कहने लगती है, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं हूँ। अरे यार दीपू कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। बाद में विप्लव और प्रीतू बाहर सोकर इन दोनों को अपने घर में जगह देते हैं सोने के लिए। और इसी तरह आधी रात को आराध्या नमाज पढ़ने का नाटक करने लगती है विप्लव से बचने के लिए। अब बेचारा विप्लव यही देखकर घर के अंदर नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। खैर दूसरे दिन विप्लव आराध्या और दीपू को लेकर कश्मीर के हर एक घर के पास जाकर फिरोज के बारे में पूछते रहता है कि आपने मेरे बेगम के भाई को देखा, उसका नाम है फिरोज, बिल्कुल ऐसी ही सूरत होगी। अब बंदा फिरोज ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा फिरोज। इसी दरमियान में विप्लव आराध्या की बहुत केयरिंग करने लगता है। दूसरे दिन गांव में जाकर जिस जिस बच्चे का नाम फिरोज होता है उन सारे बच्चों को उठा ले आता है। आराध्या तो ना का जवाब भी देने लगती है कि इनमें से कोई भी मेरा भाई नहीं है। बेचारा विप्लव बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है। दूसरे दिन ये सारे लोग मिलकर इन बच्चों को किसी कैंप पर ले जाने लगते हैं। आराध्या दीपू से कहने लगती है कि मैं विप्लव को सच बता दूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं पाकिस्तानी लड़की नहीं हूँ।
लेकिन दीपू मना करने लगती है, अरे बस 2 दिन की तो बात है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। खैर कैंप के पास इन सारे बच्चों को लाने पर एक बंदा वहाँ के सारे लोगों में अनाउंसमेंट करने लगता है कि फिरोज नाम का बच्चा यहाँ पर है, कोई इसके माँ बाप यहाँ पर है। तो यहीं पर एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी होती है। लकीली विप्लव के जरिए से इस माँ को अपना बच्चा मिल जाता है। विप्लव की ये कोशिश देखकर आराध्या विप्लव से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और ऊपर से बेचारी सच भी नहीं बता सकती। खैर दूसरे दिन जब विप्लव आराध्या के लिए चाय लेकर आता है तो आराध्या और दीपू अपने कमरे में मौजूद नहीं होते। शीशे पर ये मैसेज लिखकर जाते हैं कि फिरोज मिल गया है, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। विप्लव प्रीतो से कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बेगम की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा, बेगम भी मुझसे बहुत प्यार करती है, चलो प्रीतो हम पाकिस्तान चलते हैं। मैंने तो डिसाइड भी कर लिया, मेरी सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही गुजारूंगा बेगम के साथ। हाँ भाई अब यही ट्रेंड चल रहा है। इस तरह से विप्लव प्रीतो को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है। पाकिस्तान की ट्रेन में आराध्या को ढूंढने लगता है। तभी विप्लव को अपोजिट ट्रेन में आराध्या नजर आती है। विप्लव फटाफट से आराध्या के पास जाकर यही कहने लगता है, अरे बेगम जी आप तो गलत ट्रेन में बैठ गए, पाकिस्तान की ट्रेन तो वो है, चलिए चलिए हम चलते हैं पाकिस्तान की ट्रेन में। और वैसे आपका भाई फिरोज कहाँ पर है, नजर नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए आधी हिंदी आधी तेलुगु लैंग्वेज में आराध्या को प्रपोज करने लगता है। तभी आराध्या तेलुगु में विप्लव से बात करने लगती है, कहने लगती है कि बेगम नहीं आराध्या है, मैं काकीनाडा से हूँ। यह सुनने के बाद विप्लव शॉक में रह जाता है। दीपू कहने लगती है कि हम दोनों तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा झूठ कहा। खैर जो भी हो, बाद में आराध्या भी विप्लव को प्रपोज करने लगती है। इसी बातों ही बातों में तभी इन दोनों को अपने अपने फैमिलीज के बारे में पता चलता है कि आराध्या एक प्योर ब्राह्मण है। इसके फादर का नाम होता है चतुरंगम, जो बहुत बड़ा स्पीकर है, मतलब प्रवचन देता है भगवान के बारे में। और विप्लव का फादर का नाम है लेनिन, जो एक साइंटिस्ट है, सिर्फ साइंस में ही बिलीव करता है। आराध्या कहने लगती है, अरे यार मेरे फादर तो तुम्हारे फादर को लाइक ही नहीं करते, ऐसे में हम दोनों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। विप्लव कहने लगता है, जब मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान जाने के लिए ही रेडी था तो तुम तो मेरी लोकल हो, मनवा लेंगे हमारी फैमिली को भी। इस तरह से ये दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक टीवी न्यूज चैनल वाले लेनिन और चतुरंगम को एक डिबेट पर बिठाने लगते हैं। बात यह है कि एक्चुअली कल चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्रंगम कहने लगता है कि ये सब कुछ राहु केतु का खेल है। लेनिन कहने लगता है कि आसमान में कौन तुम्हारा बाप बेटा है चांद को खाने के लिए। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी बहस होने लगती है। दूसरी तरफ विप्लव जोया के पास आकर इसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये अपने हैदराबाद में ही रहेगा, यहीं पर पोस्टिंग कर दे। तो इसकी पोस्टिंग हो ही जाती है। बाद में विप्लव अपने माँ के पास आकर आराध्या के बारे में बताने लगता है कि कश्मीर में मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की और कोई नहीं चतुरंगम की बेटी है। और इसी तरह विप्लव की माँ चतुरंगम की फैन होती है। और द सेम टाइम दूसरी तरफ आराध्या भी अपने दादी से विप्लव के बारे में बताने लगती है। विप्लव की फैमिली के बारे में जानकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आराध्या रिक्वेस्ट करने लगती है कि दादी प्लीज तुमको ही कुछ करना पड़ेगा अब। दूसरे दिन विप्लव अपनी माँ को लेकर चतुरंगम के पास जाता है। बातों ही बातों में इसकी माँ चतुरंगम से सच बता ही देती है कि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरा बेटा और कोई नहीं लेनिन का बेटा है। यह सुनने के बाद चतुरंगम बहुत गुस्सा करने लगता है। वापस अपने घर आकर अपनी बेटी को डांटने लगता है कि पूरी दुनिया में तुमको बस उसका ही बेटा मिला प्यार करने के लिए, कोई लड़का नजर नहीं आया, वो सारे के सारे लोग नास्तिक है। लेकिन आराध्या समझाने लगती है कि पापा विप्लव ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयरिंग करता है, प्लीज आप एक बार मिल लो ना। और द सेम टाइम दूसरी तरफ विप्लव भी अपने फादर से आराध्या उसके फैमिली के बारे में बताने लगता है। पहले तो लेनिन भी नहीं मानता चतुरंगम से मिलने के लिए, लेकिन बाद में विप्लव मनवा लेता है। सो दूसरे दिन इन दोनों की फैमिली एक मेट्रो ट्रेन में मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर जाना नहीं चाहते। चतुरंगम विप्लव की कुंडली मांगने लगता है। लेनिन कहने लगता है कि मैं इन सब में भरोसा नहीं करता, लेकिन विप्लव की माँ ने चोरी चुपके विप्लव की कुंडली बना चुकी होती है, चतुरंगम को दिखाने लगती है। उसके बाद चतुरंगम विप्लव और आराध्या की कुंडलियां देखकर ये बताने लगता है कि अगर इन दोनों की शादी होगी तो काफी सारे प्रॉब्लम्स पेश आएंगे, इन दोनों की शादी सफल नहीं होगी। अगर शादी सफल होना है तो पहले पूजा करनी होगी। पूजा और भगवान का नाम सुनते ही लेनिन बहुत गुस्सा करने लगता है। मैं और मेरा बेटा पूजा करें, यह हरगिज नहीं हो सकता। इस तरह से दोबारा ट्रेन में लेनिन और चतुरंगम का झगड़ा होकर अपने अपने फैमिलीज को लेकर वहां से चले जाते हैं। खैर वापस घर आने के बाद आराध्या ठान लेती है कि मैं शादी करूंगी तो विप्लव से ही करूंगी। अब आराध्या के फादर को गुस्सा आकर इसके कपड़े शपड़े पैक करके अपने घर से बाहर ढकेल देता है। और द सेम टाइम विप्लव आराध्या को लेने के लिए आता है, कहने लगता है कि मैं भी अपने घर को छोड़ आया
और ये दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों हमारी फैमिलीज को प्रूव कर ही दिखाएंगे कि हम दोनों बेस्ट कपल्स है। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी से जाने ही वाले होते हैं तभी आराध्या को काली बिल्ली नजर आती है। विप्लव से कहने लगती है कि विप्लव रुक जाओ, काली बिल्ली है, 2 मिनट रुककर चलते हैं ना। हाँ, विप्लव तो इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानते रहता है, लेकिन आराध्या के लिए इसके प्यार के लिए रुक ही जाता है। लो, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स शुरू। खैर उसके बाद विप्लव और आराध्या रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। शादी होने के बाद जोया और उसका हस्बैंड थॉमस इन दोनों को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं और इसी तरह फिलहाल विप्लव और आराध्या गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहने लगते हैं। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगती है। हर एक मंथ आराध्या अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती रहती है, लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बावजूद भी आराध्या प्रेग्नेंट ही नहीं होती। फाइनली चौथे महीने में आराध्या का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद विप्लव और आराध्या एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहने लगती है कि आप प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन आपका मिसकैरेज हो गया, बेबी का हार्ट बीट नहीं है। अक्सर केसेस में ऐसा होता ही है। ये खबर सुनने के बाद विप्लव और आराध्या बहुत इमोशनल होने लगते हैं। ये दो तो अपने बच्चों के नाम भी चुन लिया था। डॉक्टर कहने लगती है कि कल आप हॉस्पिटल आ जाइए, क्लीनिंग करना होगा। खैर डॉक्टर के पास आने से पहले विप्लव ने अपने फ्रेंड को ये बात बता चुका था कि आराध्या प्रेग्नेंट है, और विप्लव का फ्रेंड ये खबर दोनों फैमिलीज में फैला चुका होता है। उसके बाद जब विप्लव का फ्रेंड विप्लव के पास आता है तो विप्लव यही बात कहने लगता है कि अरे यार, वो तो टेस्ट रिजल्ट गलत निकला, आराध्या प्रेग्नेंट नहीं है। दूसरी तरफ आराध्या का कजिन आराध्या के फादर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि अंकल, आराध्या प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है। आपने कहा था उनकी शादी सक्सेस नहीं होगी, आप लिनिन तो हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारे पुरानों की धज्जियां उड़ा देगा। उसके बाद आराध्या की दादी चतरंगम से रिक्वेस्ट करने की वजह से ये तीनों मिलकर आराध्या के घर जाते हैं उसको देखने के लिए। एट द सेम टाइम विप्लव के ऑफिस के बाहर विप्लव का फादर पटाखे फोड़ने लगता है, मतलब इसकी जीत का जश्न मनाने लगता है। चतरंगम हार गया, इसकी भविष्यवाणी गलत निकली। उसके बाद विप्लव अपने माँ बाप को भी अपने घर लाता है। अब चतरंगम को यहाँ पर देखकर इसकी धज्जियां उड़ाने लगता है, इसका बहुत ललकारने लगता है, बहुत नीचा दिखाने लगता है। इसी बातों ही बातों में आराध्या सारे लोगों को सच बता देती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये सच सुनने के बाद अब लिनिन की बोलती बंद हो जाती है। चतरंगम बोलना स्टार्ट करता है, मैंने कहा था ना, इन दोनों की शादी सक्सेस नहीं होगी, इन दोनों को पूजा करनी होगी, तभी इन दोनों की शादी सक्सेस होगी, इनको बच्चा होगा। इस तरह से बहस होने के बाद इन दोनों की फैमिली यहाँ से चले जाते हैं। बाद में विप्लव आराध्या को हल्के से डांटने लगता है, अरे यार, तुमको इतनी जल्दी क्या थी सच बताने की, कुछ दिनों बाद बोल देते हम। इस तरह से गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। सुबह होने के बाद विप्लव आराध्या के पास आकर प्यार जताने लगता है। आराध्या यही पूछने लगती है कि कल तुमने मेरे चेहरे पर दरवाजा क्यों मारा। विप्लव कहने लगता है, अरे मैंने दरवाजा नहीं मारा, बस ऐसे ही क्लोज किया हल्के से, और वैसे भी किसने कहा हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, नॉर्मल सी बात है ये। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच थोड़ा लंबा सा झगड़ा होने लगता है। खैर दूसरे दिन आराध्या और दीपू मेट्रो के जरिए से जब अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, विप्लव इस मेट्रो के पास आकर आराध्या को चाय पिलाने लगता है, इसे बात करने की कोशिश करने लगता है। एट द सेम टाइम इस मेट्रो में कुछ शरारती लड़के आकर वहाँ की लड़कियों से छेड़खानी करने लगते हैं, और इसी तरह आराध्या से भी। सो विप्लव को ये बात पसंद नहीं आती, यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। घर जाने के बाद विप्लव दोबारा आराध्या को मनाने की कोशिश करने लगता है। आराध्या कहने लगती है कि विप्लव, मुझे लगता है मेरे पापा ने सही कहा, शायद हम दोनों को पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन विप्लव इस पूजा के टोटली खिलाफ होता है। दोबारा आराध्या कहने लगती है, शायद कमी तुम में है, तुम एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाओ ना। तो विप्लव आराध्या की इस बात को मानकर अपने दोस्त के साथ एक डॉक्टर के पास जाता है, मतलब अपना स्पर्म टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर भी एक जबरदस्त कॉमेडी सीन्स चलने लगते हैं। खैर उसी रात आराध्या के ऑफिस वाले कुछ पार्टी शार्टी करने लगते हैं। इस पार्टी को विप्लव और इसका फ्रेंड भी आता है। इस पार्टी में एक फॉरेन क्लाइंट आराध्या की तारीफ करने लगता है, कहने लगता है, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता। अब ये बातें विप्लव सुन लेता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि आराध्या उसकी बात सुनकर चुप कैसे है, चलो यहाँ से इस पार्टी से निकलो। लेकिन इसका दोस्त कहने लगता है, अरे यार, अब आए हो तो दारू पीकर चलते हैं ना। और इसी तरह यहाँ पर विप्लव इस पार्टी में आराध्या से बात भी नहीं करता। उसके बाद जब विप्लव और उसका फ्रेंड दारू पी रहे होते हैं, आराध्या के एमडी आकर इन दोनों को ललकारने लगता, बहुत ही चीप से बात करने लगता है कि तुम्हारी पीने की दारू नहीं है ये, दूसरे काउंटर पर जाकर पियो। खैर अब यहाँ पर एक और बात भी चलती है। विप्लव को अपसेट देखकर आराध्या ये समझने लगती है कि शायद विप्लव के अंदर ही कुछ कमी है, इसलिए विप्लव अपसेट है। अब पता नहीं ये बात
उस पार्टी में कौन फैला देता है। वहाँ की सारी औरतें विप्लव के बारे में ही बात करने लगते हैं। आराध्या से कहने लगती है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वो विप्लव को ठीक कर देगा। एक फॉरेन लड़की तो ये भी कहने लगती है कि विप्लव को यूएस ले आओ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स है, नामर्द से मर्द बना देंगे। अब इन सारी औरतों की बातें विप्लव सुनकर यही सोचने लगता है कि आराध्या ने ही इन सारे लोगों को इसकी बात बताई। तो फटाफट से स्टेज पर जाकर माइक के सामने अनाउंस कर देता है कि डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मैं मर्द हूँ, कमी मुझ में नहीं है। इस तरह से शादी के बेस एक गाना चलता है यहाँ पर। इस गाने में विप्लव आराध्या को ललकारते रहता है, दूसरी लड़कियों के साथ डांस बाज भी करने लगता है। खैर घर वापस आने के बाद आराध्या विप्लव से कहने लगती है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हम दोनों के बीच दोबारा झगड़ा स्टार्ट हुआ। विप्लव कहने लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े कॉमन है। आराध्या कहने लगती है कि कमी तुम्हें नहीं है, मुझ में नहीं है, चलो ना वो पूजा कर लेते हैं। विप्लव दोबारा साफ मना करने लगता है, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब विप्लव और जोया अपने ऑफिस में लंच कर रहे होते हैं, विप्लव अपने झगड़ों के बारे में जोया को बताने लगता है। इसी बातों में जोया कहने लगती है कि कल हमारे बेटी का बर्थडे अलेप्पी में होने वाला है, तुम और आराध्या अलेप्पी आ जाओ, थोड़ा चेंज होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। सो घर आने के बाद विप्लव आराध्या से यही बात कहने लगता है कि कल जोया मैडम की बेटी का बर्थडे है, हम दोनों को इनवाइट किया। सो आराध्या भी राजी होकर ये दोनों अलेप्पी जाने लगते हैं। जब बोट के जरिए से जोया के घर जा रहे होते हैं, दोबारा इसी बोट में इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। मतलब यहाँ 12 को मेंसेस हुए होते हैं। विप्लव कहने लगता है अगर तुम पहले बता देती तो हम दोनों यहाँ पर नहीं आते ना। आराध्या कहने लगती है अगर मैं ये बात तुमको बताती तो उल्टा तुम मुझ पर ब्लेम करते कि तुम मेरी वजह से बर्थडे पार्टी पर नहीं गए। इसी बातों में विप्लव कहने लगता है अरे बस करो मेरी माँ, हमेशा झगड़ा करती रहती हो, थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून दो मुझे, पार्टी होने के बाद जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। सो रात होने के बाद विप्लव और आराध्या जोया की बेटी के बर्थडे पार्टी पर आते हैं तो इनको ये बात पता चलती है कि जोया की बेटी तो कब की मर चुकी होती है। बस वहाँ पर जोया की बेटी की फोटो होती है। ये देखकर विप्लव और आराध्या शॉक में रह जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जोया और थॉमस अपनी बेटी के बारे में बताने लगते हैं कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब वो थोड़ा अबनॉर्मल थी, ढंग से आंखें, नाक, मुंह फॉर्म नहीं हुआ था। डॉक्टर ने तो ये बोल दिया कि 5 महीनों तक ही ये जिंदा रह सकती है। सारे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन थॉमस हमेशा मेरा साथ रहा। हम दोनों ने बहुत ही मुश्किल के साथ हमारी बेटी को 5 साल जिंदा रखा। हमारी बेटी मरने के बाद हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों दोबारा बच्चा नहीं करेंगे, क्यों दोबारा खामखा एक और जान ले, हम दोनों एक दूसरे के लिए बच्चे हैं, यही काफी है हमारे लिए। खैर सुबह होने के बाद विप्लव ये देखता है कि आराध्या अपने कमरे में मौजूद नहीं है। जब बाहर जाकर पूछने लगता है तो एक बंदा कहने लगता है कि अभी भी आराध्या मैडम अपने बैग वगैरह पैक करके कहीं पर गई है। विप्लव फटाफट से उस जगह पर जाता है, आराध्या को रोकने की कोशिश करने लगता है। आराध्या कहने लगती है तुम्ही ने कहा था ना कि पार्टी होने के बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चली जाऊँ, अब मैं बस अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुमको मुझसे ही प्रॉब्लम है। इस तरह से आराध्या वापस अपने घर चली जाती है। बाद में विप्लव भी वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद विप्लव आराध्या को बहुत मिस करने लगता है। कुछ दिनों बाद फाइनली विप्लव आराध्या के घर जाता है। आराध्या के फादर से कहने लगता है कि मैं वो पूजा करने के लिए रेडी हूँ। चतरंगम कहने लगता है कि पूजा में सिर्फ तुमको नहीं बैठना है, तुम्हारे फादर भी बैठना होगा, तभी ये पूजा संपन्न होगी। पहले तुम अपने फादर को मनवाओ, उसके बाद आराध्या खुद तुम्हारे घर आएगी। सो विप्लव अपने फादर के पास जाकर यही बात बताने लगता है कि पापा कल पूजा होने वाली है, प्लीज आप आइए ना। लेकिन टोटली मना करने लगता है। विप्लव कहने लगता है ठीक है पापा, आप आओ या ना आओ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा मेरी आराध्या के लिए। इस तरह से दूसरे दिन विप्लव मंदिर जाता है। वहाँ पर आराध्या भी आती है, इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन आराध्या इसको भाव ही नहीं देती। थोड़ी देर के बाद विप्लव की माँ यहाँ पर आती है। विप्लव से कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पापा तो हरगिज मंदिर में कदम नहीं रखेंगे, तुम्हारे पापा के बदले मैं पूजा में बैठूंगी। विप्लव कहने लगता है नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, पापा को ही पूजा में बैठना होगा। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी विप्लव का फादर पहली बार मंदिर में कदम रखता है अपने बेटे के प्यार में। लेनिन को मंदिर में देखकर चतरंगम भी शौक में रह जाता है। उसके बाद पूजा वगैरह होने लगती है। फाइनली जब पूजा खत्म होने ही वाली होती है तभी जबरदस्त तरीके से बारिश होकर वो आग बुझ जाती है। लेनिन चतरंगम के पास आकर कहने लगता है कोई बात नहीं, बारिश कम होने के बाद हम ये पूजा कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कि लेनिन हार गया, चतरंगम जीत गया, लेकिन मेरा बेटा बहू खुश रहेंगे, यही काफी है मेरे लिए। चतरंगम कहने लगता है लेनिन जी, जब विप्लव हमारे घर आया था उसी वक्त मैं हार गया था, यहाँ पर हार जीत नजर नहीं आई मुझे।
आपका बेटा मेरी बेटी से कितना प्यार करता है वो नजर आया। उसके बाद आप अपने बेटे के लिए पूजा में बैठे। उसके बाद मैं पूरी तरह से हार गया। आप अपने बेटे के लिए नापसंद चीज करने लगे। मैं खुद इस पूजा को रोकने वाला था, भगवान के ऊपर छोड़ देता, लेकिन भगवान ने खुद बारिश बरसाकर इस पूजा को रोक दिया। अब ये पूजा वगैरह नहीं होगी। बारिश कम होने के बाद आप मेरी बेटी को ले जा सकते हो। दूसरी तरफ विप्लव आराध्या से कहने लगता है कि अगली बार मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। आराध्या कहने लगती है, झगड़े होते हैं विप्लव, हर एक रिलेशनशिप में झगड़े होते ही है, लेकिन झगड़ा होने के बाद साथ में रहना वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे बीच जब भी झगड़ा होता तुम यही कहते कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए भगवान को छोड़कर आई। अगर तुम खुद जाने के लिए कहोगे तो मैं कहाँ पर जाऊँ? ये बात कभी सोचा तुमने? विप्लव को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कहने लगता है कि मैं तुमको कभी ये बात नहीं कहूँगा, झगड़ा हो या प्यार हो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खैर कुछ दिनों बाद इन दोनों की एक छोटी बच्ची पैदा होती है और ये दोनों अपनी बच्ची का नाम रखते हैं खुशी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।